सकते हैं, आप वॉलेट से भी पे कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पर प्रावधान है पेमेंट के। तो इस सेवा से भी आपके काफ़ी ग्राहकों का जीवन आसान हुआ होगा। अगर मैं कहूँ तो आज से 20 साल पहले की बात करें, तो लोगों को 1 दिन की मज़दूरी गँवाना पड़ती थी, क्यों? क्योंकि लाइट का बिल भरने जाना है। और हम सब जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले लाइट का बिल भरने के लिए बड़ी लंबी कतार लगाकर रखी थी और लगभग पूरा दिन जाया हुआ करता था। और आज के समय में आपके क्षेत्र में आपका होना एक वरदान से कम नहीं है। ग्राहक आपको फ़ोन लगा के भी अगर बता दे कि साहू जी या विशाल भैया हमारा एक बिल भर देना, तो आप उतने कहा था कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में लिखते जाना। तो हमारे कुछ रिटेलर भाइयों ने लिखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा नहीं निकल रहा है, या क्षेत्रीय ग्रामीण का पैसा नहीं निकल रहा है, या फिर कुछ बैंकें हैं जिनका आधार से पैसा नहीं निकल रहा है। तो देखिए, ये बैंक का डिसीजन है। मैं आपको बता दूँ कि नियर बाय का कोई इसमें रोल नहीं है। बैंक डिसाइड करती है कि उनके ग्राहक का पैसा कहाँ से निकलेगा, कहाँ से नहीं। तो ये बैंक का डिसीजन है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना डिसीजन लिया है कि कहीं से भी पैसे नहीं निकलेंगे, केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के कियोस्क से ही पैसा निकलेगा। पर इसके लिए भी आपके पास सब्स्टिट्यूट है। अगर आपके पास ये मशीन है, जिसको माइक्रो एटीएम मशीन कहते हैं, मात्र 1899 रुपए की ये मशीन आपको आसानी से आपके सेल्स मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर भाई के माध्यम से मिल जाएगी। ये मशीन अगर आप ले लेते हैं, तो आप आगे देते भैया तो निकल पा रहे हैं, उनको जानकारी और जागरूकता के तौर पे बता सकते हैं कि भैया आधार से तो बैंक नहीं निकालने दे रही है, परंतु आप बैंक से एटीएम कार्ड ले लीजिए, तो मैं आपके पैसे निकाल पाऊँगा। यकीन मानिए, अगर आपके 50 ऐसे ग्राहक हैं, तो उनमें से तो अगले ही दिन एटीएम ले आएँगे और बाकी का उनको देख के जिनके पास नहीं है, वो बैंक जाएँगे और लेके आएँगे। देखिए, जानकारी देने से व्यक्ति जागरूक बनता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ बुजुर्ग कस्टमर है, वो बैंक नहीं जा सकते हैं या बैंक उनको एटीएम नहीं दे रहा है, तो ये सारे एक्सक्यूज़ हो सकते हैं जो शायद हम अपने आप से या फिर वो ग्राहक अपने आप से बना रहा है। अगर बैंक खुला है और किसी का अकाउंट है, तो उसमें गवर्नमेंट खुद कहता है, आरबीआई खुद कहता है कि भाई हर व्यक्ति को डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करने का और वो सारी सुविधाएँ रखने का हक है। तो आप थोड़ा जागरूक तो करिए, आप शुरुआत तो करिए, देखिएगा किस तरह बदलाव होता है। अच्छे पढ़ो राइट? जल्दी हो चलिए, अब हम चलते जैसे हैं संजू है कटार है और बात करें टॉपिक मकैना पे हो ऐसे जो हो जरूरत बहुत नहीं ज़रूरी है। तो इन बातों को ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पे नियर बाय नहीं कह रही, ये कह रहा है आरबीआई। ठीक है? तो ये आपके लिए पूरी जानकारी है। तो आपके पास से जो भी सेवाएँ आप अपने ग्राहकों को देते हैं, उन सभी सेवाओं का आप ब्रांडिंग करिए, मार्केटिंग करिए। आपकी दुकान पर अगर पोस्टर है तो पोस्टर, वो सारी जानकारी आप अपने ग्राहक को दीजिए। पर इसी के साथ-साथ आप अगर किसी ग्राहक को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो देखा होगा आपने बहुत सारी सर्विसेज़ में लिमिटेशन होते हैं। जैसे आधार से पैसे निकालना 10,000 की लिमिट है, राइट? अब ये 10,000 रुपए की लिमिट पर अगर ग्राहक को 20,000 चाहिए, तो मैं अगर डायरेक्ट ये कह दूँ कि नहीं 10 ही निकलेंगे, शायद उसको थोड़ा-सा फ़ील हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है और हम सब जानते हैं कि अगर सीधे जवाब नहीं देता है तो हमें भी थोड़ा-सा बुरा लग जाता है। तो आप अपने ग्राहकों को जागरूक बनाइए। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि लिमिट के कारण ऐसा हुआ है, तो आप अपने ग्राहक को जागरूक करिए कि भैया ये सेवा का इतना ही लाभ इस दुकान से लिया जा सकता है, जो मैंने आपको सर्विस दे दी है। अगर आप पुनः इस सर्विस का लाभ लेना चाहते हैं, तो इतने समय या इतनी देर के बाद होगा। यकीन मानिएगा, जब आप अपने ग्राहकों को जानकारी ज़्यादा शेयर करेंगे, तो वो भी आपकी परेशानी और आपकी समस्या को समझेंगे कि नहीं, कपिल भैया ने इतना ही ट्रांज़ैक्शन क्यों किया है, या गोविंदा जी ने इतना ही ट्रांज़ैक्शन क्यों किया है, राइट? चलिए, इसके बाद आप जब भी ग्राहक को सेवाएँ दे रहे हैं, तो आप डुअल वेरीफ़ाई करिए। जिस तरह एक बैंक, 1 सेकंड दूँगा मैं, एक
जी माफी चाहूंगा। तो जब भी आप किसी से लेन देन कर रहे हैं तो आप चेक कर लें कि जो नोट वो दे रहे हैं वो ठीक है, ठीक ठाक हालत में है या नहीं, कहीं कोई नकली करेंसी तो नहीं है, जो भी आरबीआई की गाइडलाइन है उनके हिसाब से, राइट। इसी के साथ साथ आप, मैं बात कर रहा था केवाईसी की। बैंक ने अपने ग्राहकों की जांच पड़ताल की पूरी जिम्मेदारी आपको दे दी है, यानी केवाईसी आपके सुपुर्द कर दिए। और अगर केवाईसी आप कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें, अपने ग्राहक को दोहरे मापदंड पर चेक करें। अगर कोई आपके पास आधार कार्ड लेके आता है तो आप उसको आधार कार्ड देखने के बाद उससे तो सवाल भी पूछिए कि इसमें डेट ऑफ बर्थ कितनी लिखी है। यकीन मानिए अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो डेट ऑफ बर्थ नहीं बता पाएगा, राइट। ठीक है, कॉपी स्कैन करके कोई भी ले आता है, पर सवाल पूछने पर जवाब मिलने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ये व्यक्ति या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। इसी के साथ साथ आप जो भी काम कर रहे हैं वो जो दायरे आपको दिए गए हैं, जो लिमिट आपको दी गई है उसी के अंदर रह के करिए, राइट। किसी भी प्रकार का कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी ना हो। किन कामों से करने से आपको बचना है या ध्यान रखना है कि ये काम ना हो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ध्यान रहे कि हम तय चार्ज से ज्यादा चार्ज ना करें किसी सेवा का। ये आरबीआई कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम ग्राहक को सेवा देने से मना नहीं कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक है तो। आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। कुछ देखा है कुछ रिटेलर अपने फोन पे, अपने गूगल पे या अपने खुद के अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं या लेनदेन करते हैं। आपका खुद का आपके खुद के लिए है, व्यापार करने के लिए नहीं। अगर आप ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आगे भविष्य में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके खुद के अकाउंट पे जो सेविंग अकाउंट है लगभग 10 लाख की लिमिट रहती है ट्रांजैक्शन की, उसके बाद टीडीएस लग जाता है। तो अगर आप खुद के अकाउंट से लेन देन कर रहे हैं तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी के भी साथ साझा ना करें। आप जो है मैनुअल रिसिप्ट ना दें। मैंने आपके 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, आप मैनुअली किसी कागज पर लिख के ना दें कि ट्रांसफर हो गए, गलत हो गए। जो रिसिप्ट प्रिंट आती है, जो रिसिप्ट स्क्रीन पर आती है, वो रिसिप्ट या तो व्हाट्सएप कर दें या वो दिखा दें, राइट। किसी भी मिलते जुलते जैसे पे नियर बाय या किसी से मिलते जुलते बैंक या किसी से भी आप कोई स्कीम, ऑफर, प्रोडक्ट, सर्विस को लेके टाई अप ना करें, ठीक है। और साथ ही साथ आप बिना ओटीपी के रिफंड प्रोसेस ना करें। उम्मीद है ये जानकारी आपको थोड़ी बहुत मैं समझा पाया हूं और आप समझ पाए होंगे। ये हमें आरबीआई हिदायत देता है कि ये काम करने हैं और ये नहीं करने हैं। चलिए अब बात करते हैं केवाईसी एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि केवाईसी जो है, पहले बैंक अकाउंट बैंक ही खोलता था, सारे काम बैंक करता था, पर चूंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है अब तो हाल में, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश में बैंक और इतने एटीएम नहीं है कि बैंकिंग सेवाएं आसानी से बहाल हो सकें, इसीलिए आपका यहाँ पर अवतार हुआ है। पर जब आप अपने ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं तो केवाईसी भी आपको उसी पैमाने पर करनी होगी। आप डॉक्यूमेंट चेक करें एज पर गाइडलाइन। डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ लगता है आप सेवा देने से मना कर सकते हैं, राइट। आपको अगर लगता है तो आप इन पर्सन वेरिफिकेशन और ग्राहक को सामने रख के भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए कह सकते हैं, राइट। वो सब कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ने आपको वो जिम्मेदारी दी है, और अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्राहक को चेक करना और मापना, तो आप इसमें कतई भी कोताहुल मत बरतिएगा। अब बात करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, कि कैसे पता चलेगा कि कोई आपकी दुकान से हवाला कर रहा है या आपको पता ही नहीं कि आपकी दुकान से हवाला हो रहा था। तो 4 फिगर हैं, 4 ऐसे फिगर हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हवाला हो रहा है। सबसे पहला, एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को पैसे ट्रांसफर कर रहा है। यानी मैं आया, मैंने एक अकाउंट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, पांचवा दिया, इस तरह हर दिन आ रहा हूँ और अलग अलग अकाउंटों में पैसे ट्रांसफर करा रहा हूँ, यानी ये गलत है।
राइट। आप ऐसे ग्राहकों से सवाल पूछिए, हो सकता है वो जेन्युइन ग्राहक हो, वो ठेकेदार हो, है ना, वो अपनी लेबर को पैसे दे रहा हो, वो किसान हो जो अपनी सारी जो भी लेबर लगी थी किसानी में उनको पैसे दे रहा हो, कुछ भी अगर जेन्युइन केस है तो आपके सवाल का जवाब भी देगा, राइट। बट अगर जेन्युइन नहीं है तो वो हिचकिचाएगा सवाल का जवाब देने में, और अगर ऐसा है तो यकीन मानिए वो हवाला हो रहा है आपकी दुकान से। इसको रोकना चाहिए। इसके आप 2 4 5 10 रुपए कमाने के चक्कर में बड़ी परेशानी में ना आए, आप रोकिए इस तरह के ट्रांजेक्शन को। अब बात करते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और एक ही व्यक्ति को पैसा भिजवा रहे हैं, राइट। पहले था एक व्यक्ति आया और बहुत सारे लोगों को पैसे भिजवा रहा है, अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं और एक ही अकाउंट में पैसा डलवा रहे हैं। आप सुबह से देख चुके हैं 3 बार लोग एक ही अकाउंट में पैसा डलवाने आ गए, चौथा व्यक्ति आया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, हाँ भाई किसका है ये खाता और इस खाते में पैसे क्यों डाले। यकीन मानिए आप पूरी अथॉरिटी रखते हैं सवाल पूछने का, क्योंकि अकाउंट आपका है जहां से ये लेन देन हो रहा है। हर चीज ट्रैक की जाती है, जितने भी मनी ट्रांसफर हैं, जितने भी आधार से पैसे निकालने वाले हैं, और जितना भी भारत से नेपाल पैसा भेजा जाता है, आरबीआई और इनकम टैक्स हर ट्रांजैक्शन को क्रॉस वेरीफाई करती है, ठीक है। दो मैंने आपको बताए, एक तो बहुत सारे लोग एक ही अकाउंट में पैसे भेज रहे हो, और एक व्यक्ति बहुत सारे अकाउंट में पैसे भेज रहा हो। तीसरा आता है कि बहुत सारा पैसा ट्रांजैक्शन किया जा रहा हो एक ही बेनिफिशियरी अकाउंट में। तो या तो बहुत सारे लोग आ रहे होंगे या एक ही व्यक्ति बार बार आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। चौथा है कि एक ही अकाउंट से मल्टीपल ड्रॉ हो रहे हैं। मैं आया, आधे घंटे बाद कोई और आया, वैसे तो नहीं होगा बट ट्राई किया, फिर पता चला मैं खुद आ गया। इस तरह से बार बार अगर मैं आ रहा हूँ तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये हवाला हो सकता है। उम्मीद है मैं मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी की कुछ जरूरी बातें बता पाया हूँ और आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद गोपाल जी। चलिए अब बात करते हैं कि IIBF सर्टिफिकेट क्या है। तो आरबीआई जो है उन्होंने अति आवश्यक कर दिया है, जो भी रिटेलर भाई लेन देन का काम करते हैं अपनी दुकान से, वो सर्टिफाइड होने चाहिए। जिस तरह एक डॉक्टर MBBS होता है तो वो सर्टिफाइड डॉक्टर कहलाता है, उसके पास डिग्री होनी चाहिए, राइट। वकील के पास वकालत की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह आरबीआई ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी आप जो हैं जितने भी रिटेलर भाई ये लेन देन का काम कर रहे हैं, उनके पास भी डिग्री होनी चाहिए। अभी डिग्री बहुत बड़ी नहीं है, एक एग्जाम है जिस एग्जाम को देके आप पास हो सकते हैं। और यकीन मानिए आपको ध्यान में रखते हुए इसमें मात्र % अंक लाने पे ही आप क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है, यानी आप अपने आप को सर्टिफाइड कैसे बनाएंगे, तो आरबीआई ने इसकी जिम्मेदारी दी है IIBF को, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस। एक सेक्टर है जो ये एग्जाम करवाता है, जहां आप अप्लाई करेंगे और अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम की डेट सिलेक्ट करेंगे। लगभग 850 रुपए का इसमें खर्च आता है। आप फीस भरेंगे, अप्लाई करेंगे और तय अनुसार आपको एग्जाम की डेट मिल जाएगी। इसके लिए पढ़ाई क्या करना है, तो हर दिन जो काम करना है वही पूछा जाता है। कुछ और भी चीजें हैं जो आप इंटरनेट से, गूगल से या किताब लेके BC कोरेस्पॉन्ड की वो लेके पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एक लिंक भी दे देता हूँ, जिस लिंक पर आप क्लिक करके अधिक जानकारी भी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पे वैसे इसकी बहुत खास और बढ़िया जानकारी अवेलेबल है कि कैसे आपको ये करना है। मैं चैट बॉक्स में देखिए आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहाँ अप्लाई करना है,
और कहाँ एग्जाम देना है, राइट। ये जब आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो इस सर्टिफिकेट का एग्जाम होगा और ये एग्जाम आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा देने। जिस तरह हम 8वीं 10वीं का एग्जाम देने जाते थे ना, जो सेंटर हमें मिलता था, उसी तरह यहाँ पर भी आपको एक सेंटर मिलेगा जिस सेंटर पर एग्जाम देने जाना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सेंटर कहाँ है। तो फायदे का सौदा ये है कि सेंटर आप खुद चुन सकते हैं कि किस सेंटर पे जाके मुझे एग्जाम देना है। तो आप क्या कहते हैं, क्या मैं आपको बता दूं कि आप कैसे अपना सेंटर चुन पाएंगे जहां जाके आपको एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करना है और जहां जहां जाके आपको एग्जाम देना है। तो चलिए मैं आपको आप ही के रिटेलर ऐप पे बताता हूं जिसको आप हर पल उपयोग करते हैं, रिटेलर ऐप जिसको कहते हैं। तो रिटेलर ऐप में हमने ये व्यवस्था कर दी है कि अब आप अपने आसपास वो सेंटर ढूंढ सकते हैं जिस पर जाके आपको एग्जाम देना है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो मैं आगे आपको ले चलूं और जानकारी शेयर करूं। ओके, परफेक्ट। चलिए, तो अब सीधा हम चलते हैं रिटेलर ऐप की तरफ। अब आपकी दुकान से वीवो के फोन भी आप बेच सकते हैं 5% तक मार्जिन कमा के। ये वो मॉडिफाई मैसेज है। तो हर दिन 4 बजे रिटेलर एजुकेशन भी होता है हर रीजन में। आप अपने ऐप जो आप चलाते हैं, ओके, जैसे ही आपको जानकारी समझ लगती जाए आप थम्स अप का साइन देके मुझे इंडिकेट करते जाएं कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ या आप समझ गए या मैं दिखा पा रहा हूँ। परफेक्ट। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप जो है वो सेंटर फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो आपको ये बिंदु दिख रहे हैं इन पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। जब आप इन पर क्लिक कर देंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। अब सबसे नीचे सेटिंग के नीचे आप देख रहे होंगे IIBF सेंटर दिख रहा है, आपको दिख रहा है IIBF सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मैप चालू हो जाएगा।